नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चों, आप लोग रेडी हैं अपने हिंदी की क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए? जो ये क्लास चलती है बच्चों आपके पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी और एलटी तो ख़त्म हो गया, लेकिन जीआईसी जितने भी प्यारे बच्चे टीजीटी पीजीटी देना है उनको और जीआईसी देना है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है बच्चों। तो आज के टॉपिक में हम लगाए हैं आदिकाल, यानी आदिकाल टॉपिक से जितने क्वेश्चन बने हैं वो आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट होंगे। आदिकाल का समय बच्चों क्या माना गया है? आदिकाल का समय माना गया 1050 से लेकर 1375 तक का समय माना गया। किसका? आदिकाल का। तो आप लोग इसके लिए तैयार है इसको प्रैक्टिस करने के लिए? तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आज का पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आदिकाल टॉपिक से। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? अगर जिसको पता हो फटाक से आंसर दे इसका। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है, या नानक को माना जाता है, या तुलसीदास को माना जाता है, या गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? सभी लोग इसका आंसर दें। बच्चों, अगर यहाँ हम देखें तो खड़ी बोली हिंदी का किसका? हिंदी का प्रथम कवि बच्चों अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। क्यों? क्योंकि अमीर खुसरो आदिकालीन कवि भी हैं। साथ अमीर खुसरो आदिकालीन कवि भी हैं। इनकी रचनाओं में अगर देखा जाए तो पहेलियां, मुकरियां और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। किसकी रचनाओं में? अमीर खुसरो की रचनाओं में। इसलिए ए इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? भरत मुनि ने किया है, या पतंजलि ने किया है, या राजशेखर ने किया है, या आचार्य भामह ने किया? बच्चों, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस कवि ने किया है इन चारों विकल्पों में से? तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? पतंजलि ने किया है। पतंजलि ने किया बच्चों। बी इज द राइट आंसर। पतंजलि ने किया बच्चों। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पतंजलि। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पुष्य दंत को क्या कहा जाता है? पुष्य दंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि अपभ्रंश से ही सवाल जब बनेंगे तो ये तीनों शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। ओके बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, पतंजलि। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? लोक भाषा नाम, या जन भाषा नाम दिया है, या देश भाषा नाम दिया है, या अशुद्ध भाषा नाम दिया है? भरत मुनि की बात हो रही है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? पुष्पदंत और स्वयंभू को तो मैंने बताया। भरत मुनि अपभ्रंश को क्या नाम दिए, इसको बताइए आप लोग। बच्चों, भरत मुनि ने अपभ्रंश को जो नाम दिया है वह कहा है देश भाषा। देश की भाषा अपभ्रंश को कहा है भरत मुनि ने। इसलिए क्या होगा? सी इज द राइट आंसर बच्चों, देश भाषा। भरत मुनि ने, इनका समय है 2री-3री शताब्दी, इन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा की भाषा कहा है। जबकि विद्यापति की बात मैं करूं तो विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। विद्यापति भी देश भाषा कहे हैं, लेकिन किसको? अपभ्रंश से अलग वह प्रचलित बोलबाला की भाषा जो है उसे उन्होंने देश भाषा कहा है।
ना कि अपभ्रंश को कहा है। ठीक ना बच्चों, इसको भी याद रखिएगा। तो सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बनाना है आपको। जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही कालक्रम क्या है? जगनिक, खुसरो, श्रीधर, चंद बरदाई। अब आपको इसमें बताना है कि किसका क्रम क्या है। अगर हम चंद बरदाई का समय देखिए बच्चों, जगनिक 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 का समय बच्चों 1173 है। मैं यहाँ लिख रही हूँ 1173, 1173 ईस्वी है जगनिक का। अमीर खुसरो का समय है 1253 से 1325। खुसरो का 1253 से 1325 है, 1325 है। ओके बच्चों। श्रीधर का 14वीं शताब्दी बच्चों, 14वीं शताब्दी है, यहाँ जगह नहीं है, शताब्दी है बच्चों। और चंद बरदाई का 1168 है, 1168 से लेकर 1192 है, 1192 ईस्वी है बच्चों। इस तरह अगर आप क्रम में लगाइए घटते या बढ़ते क्रम में, तो आपका चंद बरदाई पहले आएंगे। चंद बरदाई 1168 हैं, क्योंकि 73 जगनिक हैं, 1200 हो गए, 14वीं शताब्दी ये हो गए। तो बच्चों अगर इस तरह हम देखें तो श्रीधर सबसे लास्ट में आएंगे, चंद बरदाई पहले आएंगे। तो इस विकल्प में है सी, चंद बरदाई पहले हैं और श्रीधर सबसे लास्ट में है, इसलिए विकल्प सी इज द राइट आंसर। मैंने सन यहाँ लिख दिया ऊपर, आप यहाँ से मिलाकर कंफर्म कर लीजिएगा बच्चों। ओके बच्चों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके बच्चों, मैंने कंफर्म करके सही किया है, आप भी एक बार मिला लेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। ओके बच्चों, तो अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। तो अब यहाँ आप लोग बताइए कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता का क्या नाम है? चंद बरदाई नाम है, या अमीर खुसरो हैं, या जगनिक है, या नरपति नाल है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है बच्चों? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद बरदाई हैं। कौन है? चंद बरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई हैं। कौन है? चंद बरदाई। क्योंकि खुसरो जो हैं, अमीर खुसरो जो मुकरियां, पहेलियां, खालिक बरी, दो सुख ने गजल के लिए जाने जाते हैं। वही जगनिक की बात हम करें तो इनका रचना है परमाल रासो है। नरपत नाल की अगर हम बात करें तो बीसल देव रासो है इनका। हम बीसल देव रासो इनकी रचना है। किसकी? नरपत नाल की। ओके बच्चों, बीसल देव रासो है। जगनिक की क्या मैंने बताया? परमाल रासो, परमाल रासो। ओके, तो इसको याद रखिएगा साथ में। चंद बरदाई का हो गया पृथ्वीराज रासो, और खुसरो की है, खुसरो का मुकरियां, पहेलियां, खालिक बारी, दो सुकने, गजल, ये सब सारी रचनाएं हैं अमीर खुसरो की। ओके बच्चों, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? लौकिक चरित काव्य किस ग्रंथ को इनमें से माना जाता है बच्चों? भविष्यत कहा को, या योगसार को, या परमात प्रकाश को, या फिर पाहुड़ दोहा को? इनमें से कौन सा ग्रंथ बच्चों है जिसको लौकिक चरित काव्य के रूप में जाना जाता है? वह कौन सा ग्रंथ है? जिसको पता हो वो फटाक से आंसर दे। तो बच्चों लौकिक चरित काव्य के रूप में यह धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। किसकी? धनपाल की रचना है, यह है भविष्यत कहा। इसको लौकिक चरित्र काव्य के रूप में जाना जाता है। यह ग्रंथ किसका है? तो धनपाल का है। किसका है? धनपाल का है। ओके बच्चों, धनपाल। ओके, धनपाल की रचना है। योगसार परमात प्रकाश के लेखक कौन है? जो इंदु। योगसार और परमात प्रकाश के रचनाकार हैं जो इंदु बच्चों। ओके,
पाहुड़ दोहे के लेखक कौन है? राम सिंह है। कौन है? राम सिंह। पाहुड़ दोहा के लेखक हैं राम सिंह। ओके बच्चों, इन दोनों के रचनाकार जो इंदु कवि हैं और इसके धनपाल हैं और लौकिक चरित्र काव्य के रूप में जाना जाता है भविष्यत कहा। ओके बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए हो जाएगा, भविष्यत कहा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ थे, या महानाथ थे, या चरपटनाथ थे, या नाथ नेमिनाथ थे? बच्चों, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है गोरखनाथ को। किसको? गोरखनाथ को माना जाता है बच्चों, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में गोरखनाथ को माना जाता है। बच्चों, ये नाथ संप्रदाय जो है शिव की आराध्य है, शिव की आराधना करता है और हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। नाथ संप्रदाय हठ योग की आराधना पर, हठ योग की आराधना पर हठ योग की आराधना यानी साधना पद्धति पर आधारित है। साधना पद्धति पर आधारित है, ये पूछा जाता प्रश्न। साधना पद्धति हठ योग, ओके बच्चों, इस पर आधारित है, साधना पद्धति पर आधारित है, ओके बच्चों, इसको याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि महापुराण के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान है, या पुष्पदंत हैं, या धनपाल हैं, या स्वयंभू हैं? महापुराण के रचनाकार इनमें से कौन है बच्चों? महापुराण के रचनाकार, यह आदिकालीन ग्रंथ है। महापुराण आदिकालीन ग्रंथ माना जाता है बच्चों, आदिकालीन ग्रंथ है, इसको भी याद रखिएगा बच्चों, आदिकालीन ग्रंथ है। इसके रचनाकार बच्चों है पुष्पदंत। कौन है? पुष्पदंत है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, पुष्पदंत इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है? लुइपा को माना है, या सबरपा को माना है, या सरहपा को माना है, या चंद बरदाई को माना? बच्चों, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है? जिसको पता हो फटाक से आंसर दे। बच्चों, राहुल सांकृत्यायन की अगर हम बात करें तो इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसको माना है? सरहपा को माना है। किसको माना है? सरहपा को माना है। ओके, सरहपा को इन्होंने पहला कवि माना है। सरहपा का समय बच्चों मिलता है हमको 769 ईस्वी। सरहपा का समय 700 कितना है? 769 ईस्वी। ओके बच्चों, इनका समय है। किसका? सरहपा का। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें भी ध्यान देने वाली बात है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है? जैसे अभी पीछे एक सवाल इस तरह से मिला था, उसी तरह से ये भी है बच्चों। तो काल क्रमानुसार बताना है आपको। अब इसमें बताएंगे आप बीसलदेव रासों का क्या समय है, पृथ्वीराज रासों का समय, खमीर रासों का समय, खुमाड़ रासों का समय। अगर ये समय आपको पता है तो आप इसको सही सुमेलित मिला करके तब आप इसका आंसर देंगे। तो खुमाड़ रासों बच्चों, अगर खुमाड़ रासों का समय हम देखें तो ये 9वीं सदी है। क्या है? 9वीं सदी है, 9वीं सदी माना जाता है खुमाड़ रासों का। बीसल देव रासों बच्चों, बीसल देव रासों का समय क्या माना जाता है? 1212 ईस्वी, 1212 ईस्वी माना जाता है। पृथ्वीराज रासों का समय क्या बच्चों? 13वीं सदी है, 13वीं सदी है पृथ्वीराज रासों का समय।
हमीर रासों का समय क्या है बच्चों, इनके मतलब समय के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए बच्चों इनको पीछे मान लिया जाता है। तो इस तरह अगर देखा 9वीं 1212 13वीं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? करेक्ट आंसर बच्चों इस तरह अगर देखा जाए तो कोई क्रम में नहीं मिल रहा सही, क्योंकि 9वीं 12वीं 13वीं 1212 ईस्वी आ जा रहा है, इसलिए कोई क्रम नहीं सही मिल रहा है। इसलिए इस प्रश्न को आयोग ने बाहर कर दिया बच्चों। इस तरह से कोई क्रम सही नहीं मिल रहा है। ओके बच्चों, कोई क्रम सही नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको आयोग ने अपने उसे बाहर कर दिया। ओके बच्चों, यह 9वीं 12वीं 13वीं अगर ये होता तो सही होता, लेकिन कोई क्रम सही नहीं मिला, सबका इसी तरह है, इसलिए कोई क्रम सही नहीं है। ओके बच्चों, अब आइए देखते हैं सी हम मान लेते हैं, उस तरह से सी हम मान लेते हैं, लेकिन तभी क्रम सही नहीं है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराना कौन है? इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराना कौन है? सरहपा है या मच्छंदर नाथ हैं या कड़हपा हैं या गोरखनाथ हैं? सबसे पुराना इसमें से सिद्ध या नाथ कौन है? सबसे पुराना बच्चों, इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराना के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे पुराने हैं मच्छंदर नाथ। कौन है? मच्छंदर नाथ हैं, इसलिए बी इज द राइट आंसर। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं मच्छंदर नाथ हैं। क्योंकि सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति मानी गई है, और उत्पत्ति जो मानी गई है उसके प्रणेता माने गए हैं गोरखनाथ। ओके बच्चों, तो मच्छंदर नाथ इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि बीसल देवरासों की नायिका का नाम क्या है? बीसल देवरासों की नायिका का नाम क्या है बच्चों? राजवती है या रूपमती है या मृणालवती है या राजमती है? बीसल देवरासों की नायिका का क्या नाम है? जिसको पता हो फटाक से आंसर दे। बीसल देवरासों की नायिका का नाम बच्चों राजमती है। क्या नाम है? राजमती है, इसलिए क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। राजमती नाम है बच्चों, बीसल देवरासों की नायिका का नाम है राजमती। ये रासो एक साहित्य है जो 1212 ईस्वी में लिखा जाता है। रासो, बीसल देव रासो एक साहित्य है बच्चों, साहित्य है, साहित्यिक रचना है बच्चों। ये रासो साहित्य है। बीसल देव रासो एक रासो क्या साहित्य है बच्चों, और इसका समय 1212 है। 1212 ईस्वी है बच्चों, इसको भी याद रखिएगा साथ में। ओके, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है बच्चों? तो नरपति नाल है। कौन है? बीसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल है। नरपति नाल है बच्चों। ओके, इसके रचनाकार। ओके, तो नायिका कौन है? राजमती है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कौन सा कथन? इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया। रासो साहित्य की बात हो रही है, राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, या युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है, या इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया गया है, या श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अब इसमें से कौन सा कथन इसके संबंध में नहीं सही है, यह आपको बताना है। तो बच्चों अगर इसमें देखें तो युद्धों का सजीव वर्णन एवं साहित्य की अन्यतम विशेषता तो है, बिल्कुल सही है, और इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण भी प्रस्तुत किया गया है। इसमें श्रृंगार और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता भी दर्शाई गई है। इसलिए इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण जो किया गया है यही सही नहीं है।
इसलिए ए इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। यह प्रवृत्ति रासो साहित्य की नहीं है। ओके बच्चों, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका ए होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। तो ये बच्चों वही प्रश्न हो गया। तो लौकिक चरित्र काव्य भविष्यत कहा को माना जाता है। ओके बच्चों, ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए हैं। पदावली रचना के आधार पर, या कीर्ति पताका के आधार पर, या कीर्ति लता के आधार पर, या उपर्युक्त सभी के आधार पर। विद्यापति की बात हो रही है। विद्यापति किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए हैं इसमें से। बच्चों ये पदावली रचना इनकी है जिसके आधार पर इनको मैथिल कोकिल कहा गया है। ओके बच्चों, पदावली। तो ए इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। पदावली बच्चों, क्योंकि पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली भाषा में किया है, जबकि कीर्ति पताका और कीर्ति लता की रचना विद्यापति ने अवहट्ट भाषा में किया। कीर्ति लता और कीर्ति पताका की भाषा क्या है, अवहट्ट भाषा में है। अवहट्ट भाषा में बच्चों इसकी रचना की गई है, कीर्ति पताका और कीर्ति लता की। ओके बच्चों, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है। अब पदावली की रचना क्या है, पदावली की रचना मैथिली भाषा में बच्चों है, मैथिली भाषा में है। मैथिली भाषा में, मैथिली में यहाँ लिख दे रही हूँ। मैथिली भाषा में इसकी रचना की गई है। ओके बच्चों, मैथिली भाषा में, इसको भी याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो गया ए। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि चंदन बाला रास के रचयिता कौन है। चंदन बाला रास यह किसकी रचना, जिन धर्म सूर की रचना है, या विजय सेन सूर की रचना है, या जिन दत्त सूर की रचना है, या फिर आसगु कवि की रचना है। चंदन बाला रास के रचनाकार कौन है, जिसको पता हो फटाक से बताए। चंदन बाला रास किसकी रचना बच्चों। तो चंदन बाला रास के रचयिता के रूप में अगर देखा जाए तो आसगु कवि हैं। कौन है, आसगु कवि हैं चंदन बाला रास के रचनाकार बच्चों। ओके, अगर जिन धर्म की बात हम करें, जिन धर्म बच्चों किसकी है, तो शूलभद्र रास की रचना है। जिन धर्म सूर की रचना कौन है, जिन धर्म सूर की रचना कौन, रचना बच्चों स्थूलभद्र रास है। स्थूल भद्र रास इनकी रचना किसकी है, जिन धर्म सूर की। विजय सेन सूर की बच्चों रेवंत गिरी रास है। रेवंती गिरी रास ये किसकी है, विजय सेन सूर की बच्चों। ओके, जिन दत्त सूर की, जिन धर्म की स्थूलभद्र हो गया। जिन दत्त सूर की बच्चों उपदेश रसायन रास है। उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास, चरचरी, काल स्वरूप, कुलंक बच्चों ये सब रचनाएं किसकी, जिन दत्त सूर की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी होगा, आसग। चंदन बाला रास के रचयिता आसग कवि है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अमावस कै घर झिलमिल चंदा, पूनम कै घर सूर, नाद कै घर व्यंद गरजय, बाजंत अनहद तूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी या संत का नाम क्या है, यानी अनहद नाद। इस शब्द को व्यक्त करने वाला योगी या संत कौन है, जायसी हैं, या गोरखनाथ हैं, या जलंधर हैं, या नामदेव हैं बच्चों। वह कौन है, तो बच्चों ये गोरखनाथ हैं, गोरखनाथ हैं बच्चों।
अमावस कै घर झिलमिल चंदा, पूनम कै घर सूर, नाद कै घर व्यंग व्यंद गर्जय, बाजंत अनहद तूर। यह काव्यांश जो है अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है गोरखनाथ। इसलिए बी इज द राइट आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। इस प्रश्न में देखने की बात है, क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी राजरासों में कितने समय यानी सर्ग हैं। पृथ्वी राजरासों में कितने सर्ग है बच्चों? 45 है, 51 है, 62 है या फिर 69 है। कितने सर्ग हैं बच्चों पृथ्वी राजरासों में? तो पृथ्वी राजरासों में समय कह लीजिए या सर्ग कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। इसमें बच्चों सर्ग की बात कहें तो 69 है। कितना है? 69 है, 69 है बच्चों, 69 सर्ग हैं। इसके लेखक कौन है? पृथ्वीराज चंद बरदाई हैं, इसको भी याद रखिएगा, चंद बरदाई, चंद बरदाई हैं। ओके बच्चों, चंद बरदाई हैं। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इस रचना में 68 इसमें 56 छंद बहुत ज़्यादा, चंद बरदाई को 56 छंद बहुत ज़्यादा पसंद थे बच्चों, इसको भी याद रखिएगा। तो डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा गया है? पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में कहा गया है, या बीसन देव रासों के संदर्भ में कहा गया है, या हम्मीर रासों के संदर्भ में कहा गया है, या खुमाड़ रासों के संदर्भ में कहा गया? बच्चों शुक्ल ने इस कथन को किस ग्रंथ के बारे में कहा बच्चों? तो बच्चों ये कथन जो कहा है ये पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में कहा है शुक्ल जी ने। पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में यह कथन कहा है किसने? शुक्ल जी ने। इसलिए ए इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? ये भी ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग इसमें से किस में नहीं हुआ? जम्बू स्वामिचर्यु में, जम्बू स्वामिचर्यु में, या पौमचर्यु में, या पाहुड़ दोहा में, या महापुराण में? कड़वक शैली का प्रयोग इसमें से किस रचना में नहीं हुआ बच्चों? बच्चों अगर देखें तो पाहुड़ दोहा जो है, पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि जम्बू स्वामचर्यों में, पौमचर्यों में और महापुराण में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है, लेकिन पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं किया गया। ओके बच्चों, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। सी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। किनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? सिद्ध की, नाथ की, सूफी की या कबीर की? संध्या भाषा किसकी वाणियों को कहा गया बच्चों? तो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सिद्धों की वाणियों को, सिद्धों की वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, सिद्ध होगा। ओके, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्ध की वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता बच्चों। ओके, तो ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है? चंद बरदाई की, या धमाड़ की, या विद्यापति की, या अमीर खुसरो की, या फिर मुल्ला दाऊद की?
आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? तो वह है बच्चों अमीर खुसरो, क्योंकि हिंदी का बहुत बड़ा इन्होंने प्रमाण दिया है इतिहास में अपने, इसलिए अमीर खुसरो ही वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट माने जाएंगे। ओके बच्चों, क्योंकि और सबकी भाषा अपभ्रंश से मिलती जुलती थी, अवहट थी। अमीर खुसरो की बच्चों इनकी ज़्यादा हिंदी थी, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। डी इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासों के प्रमुख रस कौन सा है? बच्चों पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा माना गया? वीर और श्रृंगार को, या श्रृंगार और भयानक को, या विभत्स और श्रृंगार को, या रौद्र और श्रृंगार को, या वीर और शांत को? पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? बच्चों पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस अगर हम देखें तो इसमें वीर और श्रृंगार रस का बहु महत्वपूर्ण बच्चों इसमें वीर और श्रृंगार रस, इसलिए ए इज द राइट आंसर, वीर और श्रृंगार रस। ओके, इसमें वीर पृथ्वीराज रासों में वीरता का और श्रृंगार का दोनों रूप दिखाया गया है, इसलिए इसमें वीर और श्रृंगार रस दोनों महत्वपूर्ण है। ओके बच्चों, तो ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ी हमारा कंतु लज्जे जातु वयम सियहु जय भग्गा घर अंतु किसके ग्रंथ से मिलती है? बच्चों यह काव्य पंक्ति विद्याधर के ग्रंथ से ली गई है, या हेमचंद के ग्रंथ से ली गई है, या जगनिक के ग्रंथ से, या नरपत नाल के ग्रंथ से, या जैनाचार्य मेरु तुंग के ग्रंथ से यह काव्य पंक्ति ली गई है? किसके ग्रंथ से यह काव्य पंक्ति ली गई बच्चों? ये बच्चों हेमचंद के काव्य ग्रंथ से ली गई है यह पंक्ति। हेमचंद आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति जो भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ महारा कंतु लज्जे जा तू वयम सियहु जय भग्गा घर अंतु। हेमचंद की काव्य पंक्ति बच्चों, हेमचंद गुजरात के राजा सोलंकी सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबारी कवि थे बच्चों। ओके, इनका प्रमुख ग्रंथ के रूप में अगर हम जाने तो सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन यानी व्याकरण था, कुमारपाल चरित था, योग शास्त्र था, प्राकृत व्याकरण था, छंदानुशासन था और देसी नाममाला कोश भी था बच्चों। किसका? हेमचंद का। ओके बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? हेमचंद, बी इज द राइट आंसर। अब आइए आज का आखिरी सवाल होगा बच्चों। आइए देखते हैं इस सवाल किस तरह से पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? चंद्रबरदाई को, स्वयंभू को, पुष्पदंत को, या सरहपाद को, या फिर मुंज को? तो सर राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना है। सरहपा इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, सरहपा को माना है। इनको राहुल भद्र भी कहा जाता है। सरहपा को राहुल भद्र भी कहा जाता है बच्चों। राहुल कहीं नाम पूछ दे तो ये भी याद रखिएगा, राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है। इनका ग्रंथ है दोहा कोश। ओके बच्चों, किसका? सरहपा का। ओके, दोहा कोश इनका ग्रंथ है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक, फिर हम कल मिलेंगे अपने राइट टाइम। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त भी रहिए, प्रैक्टिस तो जरूर करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का होने वाला कुछ नहीं है। टीजीटी पीजीटी की डेट किसी भी समय घोषित हो सकती, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। क्योंकि इतना ज़्यादा समय मिल गया है कि अब सरकार या आयोग ज़्यादा समय देने के मूड में नहीं रहेगी। ओके बच्चों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग बराबर प्रैक्टिस करते रहिए। ओके बच्चों, एक बार जब आदत छूट जाती है तो बनाने में समय लगता है, बिगड़ने में कम समय लगता है, इसलिए आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। ओके बच्चों, तो ठीक है, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।